लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। पहले की जो भाषा थी, पहले के इतिहास में जब कुछ चीजें लिखी जाती तो सरल थी, सजीव और समृद्ध भाषा, अच्छी भाषा में लिखी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, अलंकृत मतलब शब्दों की काफी सजावट की जाने लगी है और कठिन तरीके से साहित्य लिखा जाने लगा है जो हर किसी के समझ में नहीं आता। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने कर रोकने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। कि पहले के सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सकता था इस तरीकों से कि हम सरल सजीव तरीके से हर कार्य करते थे, अब वह कमजोर हो चुका था। अब लोग वहाँ के हमारे इतिहास को जानने के इच्छुक नहीं है, ना कुछ इसके बारे में जान सकता। इससे हमारी यह क्या हुआ, क्षण कमजोर हो गया। क्षण का मतलब होता है एक तरह से कमजोर हो जाना। और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने, जब महासागरों को पार करते हैं तो उन पर रोक लगाई जाती है कि कुछ कुछ तरह के अलग अलग तरह के कागजात दिखाने पड़ते हैं। तो छोटी सोच हर तरह की होगी, तो संकीर्ण मतलब काफी ज्यादा छोटी, रूढ़ी सिकुड़ी हुई एक तरह से रूढ़िवादिता ने ले लिया उसकी तरह। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। कि अब वो जांच पड़ताल की जो विवेकपूर्ण, खुद के विवेक से एक तरह से चेतना होती थी, वो अब लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना, वो गायब हो गई है। और जो इतिहास की जो अंधी मूर्ति पूजा, यानी कि हमारे इतिहास में पुराने पूर्व जो अंधी मूर्ति पूजा कर रहे थे, उनके देख कर ही हम भी वही मूर्ति पूजा करने लगे। अंधा दुनिया ने कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, फिर भी मूर्ति पूजा करने लगे। तो यह हमारे एक तरह से रूटीन में शामिल हो गया। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया। अब अतीत के विकट भार यानी जो इतिहास का एक तरह से दबाव था कि वो जो पूर्वज थे, वो जो पूजा करते थे, वो जो कार्य करते थे, वह हमें भी करना था, वो हमारे ऊपर एक तरह से भार हो गया। तो जो इतिहास का जो विकट काफी बड़ा भार था, उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई। जो हमारी जो संस्कृति है वो एक तरह से ग्रसित हो गई, मूर्छा एक तरह से बेहोश हो गई, मतलब अब कुछ नहीं रहा उसमें। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास होने लगा कि मानसिक, हमारा जो मन थे वो बिल्कुल जड़ हो गए, स्थिर हो गए, कुछ भी सोचने की समझने की शक्ति नहीं रही। और इस तरह से जब मन कमजोर हो जाता है तो हमारा जो शरीर है वो भी एक तरह से थक जाता है। जब हमारा मन अच्छा होगा, मन में जोश होगा, तो हम हर कार्य करने की इच्छा होती है। लेकिन जब हमारा मानसिक रूप से जब हम कमजोर हो जाएं तो हमारा शरीर भी हमेशा थकावट में रहता है। इस हालत में भारत का पतन होने लगा, वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। और जब हमारा भारत देश यहाँ जीने की लालसा न रही, तो यह भारत देश एकदम जड़ हो गया और दूसरे लोग प्रगति की राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। अब लेखक कह रहे हैं कि यह ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि भारत में पतन होने लगा, कुछ नहीं जानते थे लोग, बिल्कुल अनुकरण करने लगे थे, लेकिन यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः मतलब अच्छे तरीके से मेरा सही सर्वेक्षण, सही जांच पड़ताल नहीं है। लेकिन क्योंकि यदि भारत में केवल जड़ता और गतिहीनता का मतलब होता है एक जगह स्थिर हो जाना, गति न होना, और जड़ता मतलब एक जगह टिके रहना, मतलब एक तरह से कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो अगर ऐसा दौर लंबा होता तो उसका इस तरह से उसका नाता जो इतिहास से पुराना था वह तो टूट चुका होता, एक युग का अच्छे से बिल्कुल अंत हो चुका। और जो ध्वंसावशेषों, जो पुरानी इमारतें थी, जो उनके बचे हुए अवशेष थे, उस पर क्या होता, किसी नई चीज का निर्माण होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हमारे पुराने ऐतिहासिक चीजें आज तक है, हमारे देश में जिंदा है। किसी तरह का क्रमभंग नहीं हुआ है और कोई भी क्रम टूटा नहीं है। क्रमभंग का मतलब होता है कि रेगुलरिटी में एक तरह से रुकावट आ जाना, लेकिन क्रमभंग नहीं हुआ है। और भारत में भी निरंतरता मतलब भारत चल रहा है। बस इतना ही है कि गति का फर्क जरूर हुआ होगा, कहीं धीमी गति और कहीं तेज गति। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। और लेखक कह रहे हैं कि समय समय पर मतलब जब जड़ता का दौर रहा तो समय समय पर पुनर्जागरण मतलब लोग जागृत होते रहे हैं, ऐसा दौर आता रहा है। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि नयों को समझा और उसे अपने ही अनुकूल बनाकर हमने क्या किया,
कि ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ नई चीज़ों को ही अपनाया और पुरानों को बिल्कुल छोड़ दिया। हमने नयों को तो अपनाया ही, साथ में पुरानी चीज़ों को लेकर उनके साथ एक तरह से सामंजस्य का मतलब होता है कि तालमेल बिठाना। तालमेल बिठाना किसमें? दो चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में एक तरह से तालमेल बिठाना, और हमारे भारत के देश के लोगों ने ऐसा किया है। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उनके पुरानों को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य के लेकर कह रहे हैं कि ऐसा हुआ हमारे भारत के लोग कि जो पुराना ढांचा था वह ढांचा, बाहरी ढांचा वही रहा, लेकिन जो अंदर का एक तरह से जो देखने में कैसा था वो सारा कुछ बदल गया, उसकी अंतर वस्तु मतलब आंतरिक चीज़ें सारी बदल गई। ऐसी लालसा थी जीवन में जो उस लक्ष्य को खींचती थी जो उसे पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि प्राचीन और नवीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना और नवीन का मतलब होता है नया, तो उनके बीच जो सामंजस्य, जैसे कि तालमेल बिठाने की इच्छा उनमें बराबर बनी रहती थी। वो यह कर रहे थे कि बिल्कुल नए को भी अपनाना नहीं चाहते थे और पुराने को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भारत के लोगों ने इन दोनों में एक तरह से तालमेल बिठाकर उनको अपनाया और एक नए तरीके से ज़िंदगी जीने की एक तरह से सामर्थ्य दी, खुद को समर्थ बनाया। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको जो चैप्टर है बाकी का नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, जिसमें हम भारत की तलाश के बारे में पढ़ेंगे।